हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम टेस्ट रैंकिंग का जीएस लाइव मॉक का एनालिसिस कराने वाले हैं। ये लाइव मॉक 5 है जिसका एनालिसिस होना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सिप्लाडाइन कैंपेन ऑफ सिप्ला हेल्थ ऑन जून 11 2025। 11 जून 2025 को शिप्ला हेल्थ के शिप्लाडाइन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? फर्स्ट नीना गुप्ता, सेकंड दीपिका पादुकोण, थ्री प्रियंका चोपड़ा या फोर कंगना रनौत। आप जानते होंगे सिप्लाडाइन ये एक ऑइंटमेंट है जो यूज होता है अगर कट जाए, छिल जाए या जल जाए तो वहां पे लगाने का काम करता है ये। और ये ऑइंटमेंट बनाती कौन सी कंपनी है? सिप्ला हेल्थ। ये बनी थी आई थिंक 1935 में और पहले इसका नाम कुछ और था, फिर 1984 में इसका नाम सिप्ला हेल्थ कर दिया गया। सिप्लाडाइन का मोटो क्या है? सिप्लाडाइन का मोटो है आपका फास्ट एड एक्सपर्ट। आपका फास्ट एड एक्सपर्ट। फर्स्ट एड नहीं, फास्ट एड। फर्स्ट एड को चेंज करके फास्ट एड कर दिया है, मतलब जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाए। तो सिप्लाडाइन कैंपेन की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है नीना गुप्ता। आप ये इनकी यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। आप इस फोटो से इन्हें पहचान गए होंगे। एक सीरीज आने वाली है पंचायत पंचायत का, आई थिंक 3rd या 4th सीरीज आ रही है। तो उसमें ये एक प्रधान का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। ये इनका नाम है नीना गुप्ता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, पंचायत से मुझे याद आया, पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल मुझे बताओ। कौन सा आर्टिकल है पंचायत से रिलेटेड? तो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹2000 बैंक नोट्स हैव बीन रिटर्न टू द बैंक सिस्टम एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय आरबीआई। आरबीआई की हालिया घोषणा के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? जैसा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरबीआई धीरे धीरे 2000 के नोट का सर्कुलेशन मार्केट से खत्म कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आरबीआई के अनुसार आज भी ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब है कोई दुकानदार 2000 के नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। फिलहाल 31 मार्च 2025 तक मार्केट के अंदर करीब 6366 करोड़ रुपया अभी है जो 2000 नोट के रूप के फॉर्म में है, जो 2 साल पहले लगभग 36.5 लाख करोड़ के आसपास था। अभी आरबीआई की रिसेंट अनाउंसमेंट के अनुसार 98.21% 2000 के नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। अब आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देता हूं। आरबीआई बना था आरबीआई एक्ट 1934 से। जो कमीशन जिसने इसे रिकमेंड किया था वो था यंग हिल्टन कमीशन। ये एग्जाम में पूछा गया है, यंग हिल्टन कमीशन। इसके पहले भारतीय गवर्नर थे, उनका नाम था सीडी देशमुख। आरबीआई पहले प्राइवेट बैंक सिस्टम था, लेकिन बाद में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। और ये नेशनलाइजेशन कब किया गया था? ये नेशनलाइजेशन किया था 1949 में। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। 98.21% बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? ए गुरुग्राम, बी न्यू दिल्ली, सी मुंबई या डी बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, उससे करूंगा। ये देखिए इमेज, यहां पर आप देख सकते हैं सेक्टर 39 गुरुग्राम। मतलब ये वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? ये इनॉग्रेट हुआ है गुरुग्राम। ये गुरुग्राम है कहां पर? गुरुग्राम इसे ही बोलते हैं गुड़गांव, ये है हरियाणा में। इसे इनॉग्रेट किस संस्थान ने किया है? इसे इनॉग्रेट किया है अहिंसा विश्व भारती संस्था। ये इसका नाम है, अहिंसा विश्व भारती संस्था ने इनॉग्रेट किया है। और इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? इस संस्थान का उद्देश्य है अहिंसा, यानी अहिंसा के मैसेज को विश्व भर में फैलाना।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, व्हाट डज द टर्म लेम डक सेशन रेफर्स टू? भारतीय संसद के संदर्भ में लेम डक सत्र शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, ये तो नहीं हो सकता, ये होता है आपका इनॉग्रल सेशन। कौन सा सेशन होता है ये आपका? इनॉग्रल सेशन। तो फर्स्ट नहीं है। यहां थर्ड देखो, सेशन कॉल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये होता है आपका स्पेशल सेशन। इमरजेंसी के दौरान लोकसभा में कोई भी सेशन या सत्र नहीं चल रहा होता है, उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेने होते हैं, तब एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। तो ये भी आंसर नहीं है। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, ये भी नहीं है। जॉइंट सिटिंग के बारे में हम जान लेते हैं। जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में है? जॉइंट सिटिंग है आर्टिकल 108 में। सबसे पहला क्वेश्चन, जॉइंट सिटिंग को बुलाया कब जाता है? जॉइंट सिटिंग को 3 कंडीशन में बुलाया जाता है। जब राज्यसभा या लोकसभा, जब राज्यसभा या लोकसभा में कोई बिल पास हो जाता है और वो दूसरे हाउस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो बिल इस हाउस से पास हो गया, लेकिन सेकंड हाउस ने उसे अमेंडमेंट के लिए वापस भेज दिया, लेकिन जो पहला हाउस है वो अमेंडमेंट करना नहीं चाहती। यहां पर एक डेडलॉक सिचुएशन हो गई। पहली मैंने रिजेक्ट वाली बता दी, दूसरी एक डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तीसरी कंडीशन है जब एक हाउस उस बिल को पास करके दूसरे हाउस में भेजता है और वहां पर वो बिल 6 महीनों तक पड़ा रहे, इस स्थिति में भी डेडलॉक हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद प्रेसिडेंट, कौन? भारत का राष्ट्रपति, जॉइंट सिटिंग बुलाता है। जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, यानी इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। बुलाता भले ही प्रेसिडेंट है, लेकिन अध्यक्षता करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी हाउस ऑफ कॉमन। और ये जॉइंट सिटिंग लिया कहां से गया है? ये जॉइंट सिटिंग लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और क्या रिलेटेड फैक्ट है इससे? आज तक जॉइंट सिटिंग बस 3 बार बुलाई गई है। एक बुलाई गई थी 1961 में, और इस समय कौन सा बिल था? इस समय था डाउरी प्रोहिबिशन बिल। कौन सा बिल था? डाउरी प्रोहिबिशन बिल। दूसरी जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी 1978 में, ये बैंकिंग से रिलेटेड थी। किससे? बैंकिंग बिल से रिलेटेड। और तीसरी बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी 2002 में, और ये किस बिल के रिगार्डिंग? पोटा बिल। ये पोटा कौन सा है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा बिल के रिगार्डिंग। कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है। और ये जो जॉइंट सिटिंग होता है, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होती है, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी से। कैसी? सिंपल मेजॉरिटी। ये मैंने आपको जॉइंट सिटिंग के बारे में बता दिया। तो बचता है सिर्फ ऑप्शन 2, लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा जस्ट बिफोर इट्स डिसोल्यूशन। यानी जो पार्टी है जिसके करंट मेंबर है, वो पार्टी इलेक्शन में हार गई है, लेकिन क्या होता है, जो पार्टी 2 है, मैं ये बोलूं पार्टी, ये पार्टी सेकंड है, ये जीत गई है, लेकिन इसके मेंबर अभी सत्ता में नहीं आए। तो ये जो पार्टी होगी, इसके द्वारा जो लास्ट सेशन होता है लोकसभा का, उसे कहते हैं लेम डक सेशन। इसे लेम डक सेशन क्यों बोलते हैं? कि इस समय गवर्नमेंट जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो तो चलती है, लेकिन इस समय पर कोई भी मेजर डिसीजन या कोई भी मेजर बिल या कंट्रोवर्शियल बिल पास नहीं होता है। यानी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लेम डक सेशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए, बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनरी बिल। ऑप्शन 2, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
ऑप्शन 3 द मनी बिल एंड ऑप्शन 4 द ऑर्डिनरी बिल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो या ऑर्डिनरी बिल, इसे लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा में भी। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब अगर फर्स्ट नहीं है तो ना सेकंड होगा ना फोर होगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बचा द मनी बिल। मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा पर लिमिटेड पावर ही होती हैं। अब जरा मनी बिल के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 110 यानी आर्टिकल 110 में दिया गया है मनी बिल। मनी बिल होता क्या है और इसके अंदर आता क्या क्या है? इसके अंदर आता है आपका टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है आपका मनी बिल। ये कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल? तो ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या फाइनेंस बिल है? तो वो डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। सारे मनी बिल फाइनेंस बिल हो सकते हैं, लेकिन वाइसी वर्सा नहीं हो सकता। यानी सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते। इस पॉइंट को याद रखना। मनी बिल लाया किसकी रिकमेंडेशन पे जाता है? मनी बिल लाया जाता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे, और ये रिकमेंडेशन कंपलसरी होती है। ये कौन से आर्टिकल में है कि मनी बिल शैल नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा? ये है आपका आर्टिकल 109 के क्लॉज 1 में। ये क्या कहता है कि मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। तो मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में। और लोकसभा से पास होने के बाद ये कहाँ जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है मनी बिल के रिगार्डिंग। ये अमेंडमेंट नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन के लिए ये वापस भेज सकती है। और लोकसभा के पास पावर है कि वो एडवाइस माने या ना माने या वापस भेज दे। अगर लोकसभा दूसरी बार भेजेगी राज्यसभा को बिना अमेंडमेंट के, तो राज्यसभा को उसको पास करना ही पड़ेगा। और अगर 14 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया राज्यसभा ने, तो ये बिल पास हो जाता है राज्यसभा से और कहां पहुंच जाता है? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट को इस पर असेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिल पहले ही लाया गया है रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट की, तो ये रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता। और वैसे भी बिल्स के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट की जो पावर है वो लिमिट कर दी गई है। और प्रेसिडेंट की पावर टू असेंट द बिल कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 111। 111 आर्टिकल में क्या दिया गया है? प्रेसिडेंट पावर टू असेंट बिल। तो यहां आप मनी बिल से रिगार्डिंग सारे फैक्ट्स जान चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी फीचर ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी 73वें संशोधन अधिनियम की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 3 टियर स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल पोस्ट, ऑप्शन नंबर 3 रेगुलर इलेक्शंस एवरी 5 ईयर, या ऑप्शन नंबर 4 स्टेट फाइनेंस कमीशन। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा 73rd अमेंडमेंट के बारे में जान लेते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? 1992 में। इससे क्या हुआ था? इससे शेड्यूल 11, कौन से नंबर का शेड्यूल? 11 नंबर के शेड्यूल में पंचायत ऐड किया गया था। और इस पंचायत से रिलेटेड कितने सब्जेक्ट्स थे? इस पंचायत में आते थे 29 सब्जेक्ट। और आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट से क्या जोड़ा गया था? म्युनिसिपैलिटी जोड़ी गई थी, और जिसमें कितने सब्जेक्ट थे? जिसमें कि 18 सब्जेक्ट थे। अब यहां एक एक करके हम ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। यहां पर लिखा है 3 टियर स्ट्रक्चर। ये 3 टियर स्ट्रक्चर होता क्या है? यहां आप समझिए। 3 टियर स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती हैं आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम
पंचायत। ये कौन से लेवल पर होती हैं? ये आपकी होती हैं विलेज लेवल पर, गांव के स्तर पर होती हैं आपकी ग्राम पंचायत, विलेज लेवल। अब दूसरा टीयर होता है, इसे ही हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टीयर, या फिर इसे ही कहते हैं हम ब्लॉक लेवल। और ब्लॉक लेवल पर कौन सा होता है आपका? ब्लॉक लेवल पर होती हैं पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरे टीयर में आपकी आती हैं जिला परिषद, जिला परिषद। यह है आपका 3 टीयर स्ट्रक्चर। लेकिन जहां पर पॉपुलेशन 20 लाख से कम होती है, कहां पर? जहां पर 20 लाख से कम होती है, वहां पर आपकी पंचायती समिति नहीं होती, यानी इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल नहीं होता। वहां पर आपकी ग्राम पंचायत होंगी और जिला परिषद होंगी। और ये फीचर भी कब ऐड हुआ था? 73rd अमेंडमेंट 1992 से। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो इसका मैंडेटरी फीचर है। दूसरा है डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल पोस्ट। ये गलत है, ये इसका आंसर है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां ऑल, ऑल देखो एक एक्सट्रीम कीवर्ड है, ये इसलिए भी गलत हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये गलत ही होगा, पर मोस्ट केसेस में जब हम ऑल की बात करते हैं या एक्सट्रीम कीवर्ड यूज करते हैं तो उसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि आपका पंचायत लेवल या जिला परिषद के लेवल पे जो चेयरमैन की जो पोस्ट होती है वो नॉमिनेशन के द्वारा फिल होती है, ना कि उसका इलेक्शन होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2। अब जरा ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। रेगुलर इलेक्शन एवरी 5 ईयर, ये होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो पंचायत के इलेक्शन है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन कराता है। अब देखो स्टेट के इलेक्शन स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं कराएगा, वो आपका फाइनेंस कमीशन ही कराता है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? ये आपके आता है आर्टिकल 243 आई क्लॉज में, आर्टिकल 243 आई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच प्लैनेट डज टाइटन, द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम, ऑर्बिट अराउंड? हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो पहला सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और ये गैनीमेड किसका उपग्रह है या किसका सैटेलाइट है? तो ये है जुपिटर का सैटेलाइट। और जुपिटर ही पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर मैं इसको अरेंज करूं सबसे बड़ा से छोटे क्रम में तो कैसे? इसको याद कर सकते हैं, जे सन, जे सन, ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन, मशीन फॉर मर्क्यूरी। सबसे बड़ा कौन सा? जे फॉर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस। अर्थ और वीनस इन्हें ही बोलते हैं हम ट्विन या सिस्टर प्लैनेट। क्या बोलते हैं हम? सिस्टर प्लैनेट या फिर ट्विन प्लैनेट। उसके बाद है ये मार्स, देन सबसे छोटा है मर्क्यूरी। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले थोड़ा हम सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन एक प्लैनेट था जिसको प्लैनेट कैटेगरी से हटा दिया, उसका नाम क्या था? प्लूटो। ये सभी प्लैनेट सन यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। लेकिन अपने ही एक्सिस पे अगर ये घूम रहे हैं तो उसे बोलते हैं रोटेशन। सूर्य का सबसे पहले चक्कर कौन लगा लेता है? तो वो है पहला ग्रह, जिसका नाम क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है जो सूर्य का चक्कर 88 दिन 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। और मर्क्यूरी सब प्लैनेट में सबसे छोटा प्लैनेट है, इसका कोई मून नहीं है, यानी इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा है ये वाला, ये है आपका वीनस। इसी को ही मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार कहते हैं। इसी को ही वेल प्लैनेट भी कहा जाता है। अब इसे वेल प्लैनेट क्यों बोलते हैं? इसे वेल प्लैनेट इसलिए बोलते हैं
कि इसके चारों ओर H2SO4 के क्लाउड्स हैं। किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड हैं, जिसकी वजह से ये धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, इसीलिए कहते हैं इसे वेल्ड प्लैनेट। और आपके दो प्लैनेट हैं, एक आपका है वीनस और दूसरा है यूरेनस। वी यू या यू वी, यूरेनस। ये दोनों ही प्लैनेट आपके क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी ईस्ट से वेस्ट मूवमेंट करते हैं। बल्कि बाकी सारे प्लैनेट वो कैसे मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों प्लैनेट कैसे मूव करते हैं? क्लॉकवाइज। अगला प्लैनेट है अर्थ। अर्थ के सैटेलाइट का नाम क्या है? मून। अर्थ को ही कहते हैं ब्लू प्लैनेट, और यहीं पर पानी पाया जाता है और जीवन भी अर्थ पर ही पॉसिबल है। और नेक्स्ट प्लैनेट है आपका मार्स। ये जो मार्स है इसका कलर रेड दिखाई पड़ता है। अब ये लाल क्यों दिखाई पड़ता है? ये आयरन ऑक्साइड की वजह से। और आप जानते हो मार्स के जो दो सैटेलाइट है उसका नाम क्या क्या है? एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। और मार्स पर ही भारत के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा माउंटेन पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। अब ये जो चार प्लेनेट हैं, ये आप देख रहे हो एस्टेरॉइड की बेल्ट है, ये एस्टेरॉइड्स हैं। इस एस्टेरॉइड के बेल्ट के अंदर के ये जो चारों प्लेनेट हैं, इन्हें बोला जाता है इनर प्लैनेट। इन्हें इनर प्लैनेट भी बोलते हैं या फिर इन्हें ही बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। वहीं ये जो बाकी के चार प्लैनेट हैं बाहर की तरफ, इन्हें बोला जाता है आउटर प्लैनेट, या इन्हें ही बोलते हैं हम जोवियन प्लैनेट, या इन्हें ही हम बोलते हैं गैसियस प्लैनेट, क्योंकि ये ज्यादातर सारे गैस के प्लैनेट हैं। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया होगा कि वह कौन सा प्लैनेट है अगर उसे पानी पर डाला जाए तो वो तैरेगा, उसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। तो वो है आपका सैटर्न यानी शनि। जो सबसे बड़ा प्लैनेट है उसका नाम है जुपिटर। जुपिटर का सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम क्या है? गैनीमेड। वहीं जुपिटर सबसे जल्दी अपने रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी अपने एक्सिस पर सबसे जल्दी घूमता है। वो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है? 13 दिनों में। अब यहाँ ये दूसरा प्लैनेट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैटर्न। और इसी के चारों ओर ही दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह चक्कर लगाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है टाइटन। तो आंसर आपको क्वेश्चन का मिल गया होगा। और आप मुझको ये बताना, जो इसके आसपास की रिंग्स हैं इसको किसने डिस्कवर किया था? और ये जो खाली वाला हिस्सा है जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसको किसने डिस्कवर किया था? और ये वाला प्लैनेट है, इसका नाम है यूरेनस। ये मैंने आपको बताया था ये क्लॉकवाइज घूमता है और इसी को ही कहते हैं लेटा हुआ प्लैनेट। ये इसे लेटा हुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने एक्सिस पर लगभग 90 डिग्री तक झुका हुआ है। और लास्ट प्लैनेट का नाम है नेपच्यून। और नेपच्यून को खोजा गया था मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर। और इसके बाहर की ये बेल्ट है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट नहीं है, ये आपकी है कुइपर बेल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो टाइटन किसका उपग्रह है? ना यूरेनस का, ना जुपिटर। जुपिटर का कौन सा है? गैनीमेड। ना नेपच्यून का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सैटर्न। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कैन फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू इट्स पोरस नेचर? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अपनी छिद्रपूर्ण प्रकृति के कारण पानी पर तैर सकती है? बसाल्ट, ऑब्सीडियन, प्यूमाइस या स्लेट? रॉक के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा मैं आपका रिवीजन दोबारा से करवा देता हूं। रॉक आपकी 3 तरह की होती हैं। जो चट्टानें कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की। चट्टान की स्टडी को क्या कहते हैं? ये आप लोग मुझे कमेंट में आंसर करना इसका। जो रॉक होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट टाइप है आपका इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कौन सी होती है? ये जो वॉल्केनो होते हैं इसमें से जो लावा निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है उससे बनने वाली चट्टानें जो होती हैं उन्हें कहते हैं इग्नियस रॉक। इसके भी 2 टाइप हैं, आपकी इंट्रूसिव रॉक और दूसरी है आपकी एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है आपका बेसाल्ट। अब ये इंट्रूसिव रॉक कौन सी होती है और आपकी एक्सट्रूसिव रॉक कौन सी होती है? इंट्रूसिव रॉक जो वॉल्केनोज के अंदर ही ठंडी होकर जो चट्टानें बन जाती हैं वो होती हैं आपकी इंट्रूसिव रॉक।
और जो बाहर आके जो चट्टानें बनती हैं, जो लावा ठंडा होता है या मैग्मा ठंडा होता है, वो होती हैं आपकी एक्सट्रूसिव रॉक। दूसरा टाइप है सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें 3 प्रोसेस होती हैं मेनली। एक होता है एक्यूमुलेशन, दूसरा होता है कॉम्पैक्शन एंड थर्ड सीमेंटेशन। यानी ये चट्टानें कैसे बनती हैं? ऐसे लेयर्स बनती है परत बाय परत। फिर ये लेयर जो है कॉम्पैक्ट होती हैं और इनमें सीमेंटेशन होता है, मतलब ऐसे सख्त हो जाती हैं। और लेयर बनने की वजह से ही इनमें पाए जाते हैं फॉसिल्स। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि फॉसिल कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शैल हो गया। अब बढ़ते हैं रॉक के अगले टाइप पर, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और हिंदी में बोलते हैं इन्हें रूपांतरित चट्टानें। अब क्या होता है, ये इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेशर, हीट, टेम्परेचर इनकी वजह से इनका रूपांतरण हो जाता है, और ये कौन सी रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसे आपकी जो शेल होती है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये कन्वर्ट होके किस में बदल जाती है? स्लेट में। मेटामॉर्फिक रॉक का एक भी फीचर है बेंडिंग और लाइनिंग जो होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक में होती है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? मार्बल इसका एग्जाम्पल है, क्वार्ट्जाइट इसका एग्जाम्पल है, स्लेट इसका एग्जाम्पल है, नीस इसका एग्जाम्पल है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रॉक है जो वाटर पे फ्लोट करेगी और इसका जो नेचर है वो पोरस है। तो मैं आपको फिगर से इसको समझाता हूं। ये ग्रेनाइट की चट्टान है। अब ग्रेनाइट की चट्टान का फीचर देख सकते हैं कि पहला इसका कलर होता है लाइट, और इसमें ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये बड़े साइज के होते हैं, तो ये दिखते हैं, देख रहे हो ये पार्टिकल। वहीं ये जो बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं ये होती हैं डार्क कलर की, और ये जो इसके पार्टिकल हैं बहुत फाइन होते हैं। ये जो तीसरी टाइप की चट्टान देख रहे हो ये है प्यूमाइस, और यहां आप देख रहे हो इसमें छेद है, ये पोरस है। अब मैंने आपको बताया था पोरस नेचर, तो ये पोर्स देखकर ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ये ही है जो वाटर पे फ्लोट कर सकती है, फ्लोट ऑन वाटर। ये ही चट्टानें हैं जो वाटर पे फ्लोट कर सकती हैं। तो आपको आंसर मिल गया होगा कौन सी चट्टानें हैं। बेसाल्ट नहीं है क्योंकि ये डार्क होती हैं, तो इसका आंसर है प्यूमाइस। जरा और भी मैं फिगर आपको दिखा देता हूं। ये आपका है, ये है आपकी ऑब्सीडियन की चट्टानें। यहां आप फिगर में देख रहे हो ये कैसा कुछ दिख रहा है, ये ग्लास की तरह दिख रहा है ना। तो ऑब्सीडियन चट्टानें कैसी दिखती हैं? ग्लास की तरह। देख रहे हो ना कितना शाइनी सरफेस है। तो ऑब्सीडियन चट्टानों का नेचर क्या है? ग्लास जैसी चट्टानें। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। प्यूमाइस हो सकता है क्योंकि मैंने ही बताया प्यूमाइस कैसी होती हैं, पोरस होती हैं और वाटर पे फ्लोट कर सकती हैं। बेसाल्ट का फीचर क्या है? डार्क कलर की होती हैं, और जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो बहुत फाइन होते हैं। मैंने आपको ग्रेनाइट का भी फीचर बता दिया। और ये है आपकी स्लेट, और मैं आपको बता चुका हूं कि स्लेट कौन सी चट्टानें हैं, मेटामॉर्फिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। मैंने आपको पहले ही बताया ऐसे क्वेश्चन में आपको इनमें से एक या दो पता है तो मैक्सिमम टाइम, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ही होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है कि ये सॉल्व हो जाएगा एक दो का आंसर पता होने से भी। तो पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट सभी को पता है कि इसकी हाइट होती है 8848 मीटर, ना 8611, ना 8586, ना 6190। तो ए का ऑप्शन जो है, ए जो कनेक्ट करेगा वो किससे करेगा? 1 से। यहां देखो ए 1 से कौन कौन सा ऑप्शन कनेक्ट कर रहा है, ना A3 है, ना 2, ना 4। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, बाकी हमको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर मान लो मैच नहीं होता पहले ऑप्शन के बाद, तो भी मैंने आपको बताया है कि K2 की हाइट मैंने आपको बता रखी है, कंचनजुगा की हाइट मैंने आपको बता रखी है। तो K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। B2 ये भी कनेक्ट हो गया। कंचनजुगा की हाइट मैंने कितनी बताई थी? 8598 मीटर। वैसे यहाँ 8586 मीटर दे रखा है, पर कोई नहीं, ये 8598 मीटर के क्लोज है। तो सी किससे? 3 से।
और बचा हुआ माउंट देनाली इसकी हाइट 6190। अगर ये हमको नहीं भी पता है तो भी हम इसका आंसर कर सकते थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्लोरोसिस द येलोइंग ऑफ प्लांट लीव्स इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विच एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट। क्लोरोसिस अर्थात पौधों की पत्तियों का पीला पड़ना किस आवश्यक पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। अच्छा, मैं आपको फिगर दिखाता हूं कि क्लोरोसिस होता क्या है। यहां आप एक पत्ती देख रहे हैं जिसपे ये देखो ग्रीन वाला पार्ट है, यहां पर ये येलो येलो हो गई है। ये आप देख रहे हो ना, ये येलो येलो हो गई है। ये किस वजह से हो गई है? जैसा कि आप जानते हैं, जो पत्तियों का ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है? वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? वो आपका होता है क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। लेकिन एक न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जिसका नाम है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसका सिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाता है, यानी क्लोरोफिल सिंथेसिस रुक जाता है। किसकी कमी से? अगर आयरन की कमी हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ इस वाले रीजन में? इस वाले रीजन में क्लोरोफिल की कमी हुई है, जिसकी वजह से ये कैसी दिख रही है? येलो दिख रही है, और इसी को कहा जाता है क्लोरोसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आयरन। अच्छा, मैंने आपको क्लोरोफिल के बारे में एक और चीज बताई हुई है कि क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है? तो वो है Mg, यानी मैग्नीशियम। और ये क्लोरोफिल है जिसकी वजह से पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और एनवायरनमेंट में क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये पूरी इक्वेशन किसकी है? फोटोसिंथेसिस की। ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? केमिकल एनर्जी में। और फोटोसिंथेसिस कितने फेज में होती है या कितनी स्टेज में होती है? इसकी 2 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है आपकी लाइट रिएक्शन, सेकंड होती है आपकी केल्विन रिएक्शन या केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। इसके बारे में मैंने आपको प्लांट बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ाया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। कौन सा श्वसन विकार ब्रोंकियल नलियों की सूजन और अत्यधिक बलगम उत्पादन की विशेषता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एम्फाइसीमा, सेकंड अस्थमा, थर्ड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और फोर्थ निमोनिया। पहले मैं इन सभी टर्म को फिगर से अच्छे से समझाता हूं, देन इसका हम आंसर करेंगे। ये जो सबसे पहले डिजीज है जिसका फिगर लगा है, इसका नाम है एम्फाइसीमा। अब इस डिजीज में होता क्या है? इस डिजीज में यहां आप देख रहे हो, ये है ट्रैकिया, और ट्रैकिया में ये देखो ये लूप्स होते हैं। ये किस लिए होते हैं? कि सांस लेते और छोड़ते समय ऐसा ना हो कि ये कोलैप्स हो जाए। अब ये बाद में किस में कन्वर्ट होते हैं? ये होती हैं आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स। और ये इसके लास्ट में ये देख रहे हो थैली थैली सी, ये जो सैक हैं, ये इन्हें कहते हैं एल्वियोलाई। इन्हें ही एयर सैक बोला जाता है और इन्हें ही बोला जाता है एल्वियोलाई। अब इस बीमारी में क्या होता है? एम्फाइसीमा में यहां पर आप देख रहे हो ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, लेकिन ये क्या होती है? ये डैमेज हो जाती है। तो एम्फाइसीमा बीमारी में क्या होता है? एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं। वहीं आप ये सेकंड फिगर देख रहे हैं, यहां पर लिखा भी हुआ है अस्थमैटिक एयरवे। मतलब ये कौन सी डिजीज है? ये है आपकी अस्थमा। अस्थमा में पहले आप ये देखिए, ये है एयरवे, ये और ये जो इसके आसपास हैं इन्हें कहते हैं स्मूथ मसल, और ये है एल्वेलाई। लेकिन अस्थमा में क्या होता है? ये जो एयरवे है ये इसमें सूजन आ जाती है और म्यूकस जमा होने लगता है, और ये जो एल्वेलाई है इसमें एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अस्थमा के जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो अपने पास स्प्रे जैसा कुछ रखते हैं ताकि ये जो एयरवे है ये वापस से खुल जाए और उनको अच्छे से जो सांस इसकी जो ट्रैप हो गई है जो एयर,
वो यहाँ से निकल जाए और वो अच्छे से सांस ले पाए। तो अस्थमा में क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है एल्वेलाई में, और ये जो एयरवे है इसमें सूजन आ जाती है और म्यूकस हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज पर बढ़ते हैं, ये है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या होता है, ये जो एल्वेलाई होता है ना, इसमें सूजन आती है और एल्वेलाई में या तो फ्लूइड, ये म्यूकस जमा हो जाता है, या फिर इसमें पस पड़ने लगता है। और न्यूमोनिया कैसी बीमारी है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बच्चों में जो न्यूबॉर्न बेबीज वगैरह होते हैं उनमें ये बहुत जल्दी हो जाता है। और ये नेक्स्ट फिगर है, ये है ब्रोंकाइटिस का। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, ये देखो नॉर्मल कैसी है, खुली हुई है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से, रीजन क्या क्या है, या तो स्मोकिंग की वजह से या फिर पॉल्यूशन की वजह से इन ट्यूब्स में सूजन हो जाती है और बहुत ही थिक म्यूकस जमा हो जाता है। इसी को कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस कुछ नहीं है, वो जो आपको कोल्ड हो जाता है ना, उसी को ही कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। और ये जो स्मोकिंग और पॉल्यूशन की वजह से जो होता है, जो मैंने आपको दिखाया, इसे कहते हैं हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स, सूजन हो जाती है ब्रोंकियल नली में, और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। तो ये किसके सिम्टम है, एम्फाइसीमा नहीं, इसमें तो जो आपका एयर सैक है, एल्वेलाई है, वो डैमेज हो जाता है। अस्थमा भी नहीं, जो एयरवे है उसमें सूजन आ जाती है और म्यूकस जमा होता है और एयर ट्रैप हो जाती है एयर सैक में। ऑप्शन नंबर 3 यही है जिसमें जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें सूजन आ जाती है और एक्सेसिव म्यूकस जमा हो जाता है। न्यूमोनिया भी नहीं, ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, जो एल्वेलाई होती हैं उसमें फ्लूइड या फिर पस जमा हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ द पावर ऑफ द लेंस ऑफ अ स्पेक्टिकल इज +2d देन व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। यदि किसी चश्मे के लेंस की क्षमता +2d है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। d यहां पर किसको डिनोट करता है, d डिनोट करता है डायोप्टर। डायोप्टर किसकी यूनिट है, ये पावर ऑफ द लेंस। लेंस की पावर की यूनिट क्या है, हम किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में। अगर चश्मा प्लस में होगा तो वो कौन सा लेंस होता है, वो आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। और वहीं अगर उसकी पावर माइनस में होती है तो वो कौन सा लेंस होता है, वो होता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किसको करेक्ट करने के लिए, कौन सा आई डिजीज होता है जिसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, तो वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। वही कॉनकेव लगाया जाता है मायोपिया डिजीज में। अब ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है या मायोपिया क्या होता है, ये जरा समझ लेते हैं। यहां पर आप देखिए, ये पहली कंडीशन है मायोपिक आई। मायोपिक आई, इसी को ही हम कहते हैं मायोपिया, या इसी को ही हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। हिंदी में इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है, इसमें पास की रखी चीजें तो आपको आसानी से दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर रखा कोई ऑब्जेक्ट है वो आपको आसानी से दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे का रीजन, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा है, तो जो इमेज बनती है वो ये जो रेटिना है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसे कहते हैं रेटिना। रेटिना से पहले यहां इमेज बन जाती है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर हो गया, मायोपिक डिसऑर्डर हो गया। इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। वहीं ये सेकंड डिसऑर्डर है, ये है आपका हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम कहते हैं फार साइटेडनेस। हिंदी में बोलते हैं इसे दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में आपको दूर की चीजें तो आसानी से दिख जाती हैं, लेकिन पास रखी चीजें आसानी से नहीं दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज रेटिना के पीछे बनती है, और इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहां शायद मैंने गलत लिख दिया है, यहां पर आपका मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपको कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है,
वहीं हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। अब ये प्रेस बायोपिया में क्या होता है? क्या होता है, बढ़ती उम्र के बाद जो आंख की लेंस होती है उसकी एकोमोडेशन पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से फोकस नहीं कर पाती है। तो इस कंडीशन में दो तरह का चश्मा लगता है, जिसमें नीचे की तरफ यहां पर कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है और ऊपर की तरफ आपका कॉनकेव लेंस लगा रहता है। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये है आपकी प्रेस बायोपिया। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेंस की पावर निकालने का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। ये f होती है फोकल लेंथ और ये P है पावर ऑफ द लेंस। तो हमको क्या निकालना है? फोकल लेंथ। पावर कितनी दे रखी है? +2 डायोप्टर। तो यहां पर 2 लिखेंगे इक्वल टू 1/f। f इधर गया, f इक्वल टू 1/2। ये कितना निकल के आ गया? 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या है? 50 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद कोल्ड वाटर? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ विस्फोटक प्रतिक्रिया करती है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक या पोटेशियम? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं। इस सीरीज को आप अच्छे से रट लीजिए, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहां तक कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल होता है। तो ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है ऐसे ही। कनाका, मजल, जम्फी, देन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे कम गोल्ड, देन उसके बाद प्लैटिनम। यहां पर भी आप रुक सकते हो गोल्ड तक। तो अब जरा इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं। तो ये आपका पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम तक ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। वहीं पोटेशियम से लेकर यहां आपका लेड तक, जिसमें कार्बन, जिंक, आयरन, निकल, टिन, ये रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से। और यहां सिल्वर तक आपका किससे रिएक्ट कर लेते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। गोल्ड मैंने आपको बताया, ये आपके गोल्ड जो है लीस्ट रिएक्टिव में आते हैं। गोल्ड किससे रिएक्ट कर जाता है? गोल्ड रिएक्ट कर जाता है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया किस किस सब्सटेंस से मिलकर बना है? ये आपका HNO3 और HCl से मिलकर बना है। अब ये मुझे बताना, इसमें HNO3 का क्या रेशियो है और HCl का क्या रेशियो है? तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो कोल्ड वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है? नहीं। एल्युमिनियम नहीं। जिंक नहीं। तो सोडियम होता तो सोडियम होता, तो यहां पोटेशियम दिया है, तो इसका आंसर है पोटेशियम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द सिख राइट्स ऑफ 1984, ऑल्सो नोन एज द एंटी सिख राइट्स, अकर्ड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ विच इंडियन लीडर? 1984 के सिख दंगे, जिन्हें सिख विरोधी दंगे के नाम से भी जाना जाता है, किस भारतीय नेता की हत्या के बाद हुए थे? अच्छा, इस 1984 के इवेंट को समझने से पहले इसके पीछे की रूपरेखा को समझना बहुत जरूरी है, तभी इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। वैसे इसका आंसर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, पर इसके पीछे की जो स्टोरी है वो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगी और कुछ ऐड भी करेगी आपकी नॉलेज में। तो क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के जाने वाले थे, तब क्या हुआ, मुस्लिम्स ने एक अलग नेशन की बात की। उन्होंने पाकिस्तान की थ्योरी रखी कि पाकिस्तान दिया जाए हमें। तो उस समय जो सिख थे वो यूनाइटेड इंडिया में मिलना चाहते थे। लेकिन जब ये बात उठी कि अलग नेशन की बात हो रही है मुस्लिम्स के द्वारा पाकिस्तान की, तो उस समय जो एक दल था जिसका नाम था शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, तो इन्होंने कहा या तो यूनाइटेड इंडिया में हम एक डेडिकेटेड स्टेट दें, या अगर पार्टीशन हो जाता है तो हमें भी सिखिस्तान, यानी जहां पर सिख मेजॉरिटी हो, ऐसा एक नेशन बनाकर दें। लेकिन इस डिमांड को नकार दिया गया। जब पार्टीशन हुआ तो जो 55% जो पंजाब का हिस्सा था वो चला गया पाकिस्तान में। कहां चला गया? वो चला गया पाकिस्तान में। अब जो बाकी बचा पंजाब वाला रीजन था जो हिंदुस्तान में आया,
अब वहां पर पाकिस्तान वाले रीजन से भी पंजाबी जो सिख थे वो हिंदुस्तान आए। अब जो पहले पंजाब जहां पर सिख एक माइनॉरिटीज थे, अब वो मेजॉरिटी में बदल गए। अब जो अकाली दल की जो डिमांड आई वो ये आई कि पंजाब को एक डेडिकेटेड स्टेट बना दिया जाए सिख के लिए। आप जैसा जानते हैं कि 1984 में गोल्डन टेम्पल में बहुत सारे लोग ऐसा जानते होंगे कि पहली बार पुलिस एंटर की थी। ऐसा नहीं है। 1955 में भी पहली बार गोल्डन टेम्पल में पुलिस एंटर की थी। 1984 सेकेंड इवेंट था जब पुलिस गोल्डन टेम्पल में एंटर की थी। अब ये चीजें कई साल चलती रही, लेकिन 1965 जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ उसमें जो सिख हैं उन्होंने अपनी वीरता साबित की और युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर 1 नवंबर 1966 में पंजाब के 3 हिस्से हुए। एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा बना पंजाब, जो जितने पंजाबी ज्यादा बोलते थे उनके लिए पंजाब, और हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा। लेकिन उस समय जो यूनियन टेरिटरी थी चंडीगढ़, चंडीगढ़ में लगभग 50% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते थे। तो चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल बना दिया। अब ये एक और मुद्दा बन गया, बोन ऑफ कंटेंशन। अब ये कुछ मुद्दे ऐड हो गए, जैसे चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल बने, पंजाब में बहने वाली नदियों से पंजाब में रिलेटेड पानी का एक इशू हो गया। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये एडअप होते गए। 1972 में एक जनरल इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस की जीत हुई और अकाली दल हार गया। लेकिन अकाली दल ने एक रिजोल्यूशन पेश किया जो था आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। इस रिजोल्यूशन में क्या बात हुई थी? इस रिजोल्यूशन में वो हरियाणा की कैपिटल ना होकर पंजाब की कैपिटल होनी चाहिए चंडीगढ़, और पंजाब के पानी का इशू था, बहुत सारे मुद्दों को हाईलाइट किया था। इस प्रपोजल को जिसने बनाया था वो थे सरदार कपूर सिंह। सरदार कपूर सिंह। तो 1972 और इसके बाद के जितने भी इवेंट हुए उसमें जो कांग्रेस थी इसकी सत्ता पंजाब में बहुत मजबूत थी। अकाली दल इलेक्शन तो जीतती थी पर अपना टर्म कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाती थी। जो पंजाब की राजनीति थी वो थोड़ी रिलीजियस बेस्ड हो गई, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा रिलीजन जो है पंजाब की राजनीति में इस्तेमाल होने लगा। 1982 में जरनेल सिंह भिंडरवाले, भिंडरवाले क्यों? जरनेल सिंह भिंडरवाले। इन्हें भिंडरवाले क्यों बोला जाता था? इसलिए क्योंकि ये भिंडरवाल से थे, तो भिंडरवाले। ये एक रिलीजियस सेक्ट से थे जिसका नाम था दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल। इन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया? इन्होंने अकाली दल ज्वाइन कर लिया और इनकी विचारधारा खालिस्तानी विचारधारा थी। इन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा लॉन्च किया। उसके बाद जो है जो बहुत ही पंजाब के अंदर जो स्थिति है वो बिगड़ती चली गई। 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू, एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कितने दिनों तक चला? ये 10 दिन तक चला। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान ही 1984 में दूसरी बार पुलिस गोल्डन टेम्पल में एंटर की और उसी दौरान बहुत सारे सिख लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया कि सरकार ने उनके सेंटिमेंट को हर्ट किया। गोल्डन टेम्पल जो कि एक रिलीजियस प्लेस है वहां पर पुलिस एंटर की और गोलाबारी वगैरह की गई। इस इवेंट के कुछ दिनों बाद ही इंदिरा गांधी जब एक इंटरव्यू में जा रही थी तो इनके 2 बॉडीगार्ड, जिनमें एक का नाम था सतवंत सिंह और दूसरे का नाम था कहर सिंह, इन्होंने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद ही 1984 के दंगे भड़क गए। तो आपको इसके पीछे की पूरी रूपरेखा समझ में आ गई होगी सिख राइट ऑफ 1984 की। तो इसका आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। किसका असैसिनेशन हुआ था? इंदिरा गांधी जी का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। Which among the following session of the Indian National Congress was the first session to be presided over by a lady? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से कौन सा ऐसा पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने की थी? अब यहां पर महिला की बात की गई है।
अगर यहाँ पर लिखा होता भारतीय महिला तो आंसर होता ऑप्शन नंबर 2 कानपुर का सेशन 1925 वाला। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू, इन्हें ही कहा जाता है नाइटेंगल ऑफ इंडिया। लेकिन भारतीय महिला नहीं कहा है, महिला बोला है, तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का कौन सा वाला सेशन? कैलकाटा 1970, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा वाला सेशन 1917, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कैलकाटा 1917। ये थर्ड लाहौर का 1929 वाला सेशन किसने किया था? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यही सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। सूरत सेशन, इसे ही कहते हैं सूरत स्प्लिट। इसमें क्या हुआ था? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, ये दो धाराओं में बदल गया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने, बोस ने नहीं, घोष ने। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ज्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने पहले ही ये आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ज्यादातर पढ़ा दिया है, तो बस रिवीजन करेंगे। तो फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। पहला सेशन 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बैनर्जी ने की थी। और ये कहाँ हुआ था? गोकुल तेजपाल कॉलेज है, ये हुआ था बॉम्बे में। कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 1886 वाला जो सेशन था, ये किसने अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के समय उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? तो उस समय पे वॉइसरॉय थे डफरिन। 1887 मद्रास वाले सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मद्रास वाले सेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? 1906 वाला। इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इस सेशन में 4 डिमांड्स उठी थी। वो 4 डिमांड कौन कौन सी थी? नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी, स्वराज और बॉयकॉट, बॉयकॉट ऑफ वेस्टर्न गुड्स। 1907 मैंने आपको बता दिया। 1916 वाला सेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। इसे कौन सा सेशन बोला जाता है? इसे लखनऊ वाला सेशन बोलते हैं, और इसे ही बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। इसमें आपके जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स हैं फिर से मिल गए, और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में साझेदारी हुई। 1917 का कैलकाटा वाला सेशन, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, ये पहली महिला थी। 1924 बेलगांव का सेशन, ये बेलगांव का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? गांधी जी ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। ये पहली और आखिरी बार था जब किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट गांधी जी चुने गए थे। 1925 का सेशन, ये कहाँ का है? ये कानपुर का सेशन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी ये अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट सेशन है? 1929 का। कहाँ का? लाहौर का सेशन। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। 1931 का सेशन, कहाँ का? कराची का सेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस सेशन में ही इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स और डीपीएसपी जैसे टॉपिक्स पे बात हुई थी। बाकी मुझे ये बताना, हरिपुरा सेशन और फैजपुरी सेशन, इन दो सेशन के बारे में बताना, ये कब हुए थे और इन दोनों सेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस ए सिस्टम टू रेगुलेट द मार्केट्स? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजारों को विनियमित करने के लिए एक प्रणाली शुरू की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो शुरुआत करते हैं इल्तुतमिश से। इन्हें ही बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश ने ही कैपिटल को लाहौर से चेंज करके कहाँ ले गए थे? दिल्ली ले गए थे।
इल्तुतमिश ने इक्तट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने ही चालीसा सिस्टम या फिर हम इसे कहते हैं तुर्कान चहलगानी सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इनकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली और आखिरी वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रही। इनके टाइम पे जो स्कॉलर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज। इन इनके द्वारा किताब जो लिखी गई थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी उस बुक का नाम है। अगला रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक। ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये हैं तुगलक डायनेस्टी से। इन्हें ही बोला जाता है वाइजेस्ट फूल। बहुत पढ़े लिखे थे पर फैसले बहुत ही बेकार लिए, इसलिए इन्हें वाइजेस्ट फूल की उपाधि दी गई। कौन कौन से फैसले गलत हुए? जो इन्होंने कैपिटल थी वो दिल्ली से कहाँ ले गए? देवगिरी, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? दौलताबाद। जो साउथ का जो इतना भी रीजन है उस पर कब्जा करने के लिए देवगिरी ले गए, लेकिन नॉर्थ वाला जो रीजन है वो हाथ से फिसलने लगा। और क्या गलत फैसला था? टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। अब टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करने के वजह से क्या हुआ? लोग अपने घरों में ही वो जो करेंसी है वो फोर्स करने लगे। ये एक गलत फैसला था। दोआब वाले रीजन में टैक्सेशन, दोआब वाले रीजन में टैक्सेशन बढ़ा दिया तो वहां के जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया क्योंकि सूखा पड़ गया, हाई टैक्स दे नहीं सकते थे तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। इनके दो एक्सपीडिशन थे, एक कराचिल का एक्सपीडिशन था और एक खुरसान का एक्सपीडिशन था। खुरसान के एक्सपीडिशन के दौरान जो कोष था, जो खजाना था वो खत्म होने लगा। कराचिल का एक्सपीडिशन, जो टेरेन था वो बहुत डिफिकल्ट था, हिमालयन टेरेन था, इस वजह से जो सेना गई थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। आखिरकार थट्टा में इनकी मृत्यु हो गई। इनका चाइल्डहुड नेम क्या था? इनका चाइल्डहुड नेम था जौना खान। अब नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को ही टाइटल दिया था सिकंदर सानी। सिकंदर सानी। इन्होंने ही कहा था किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी प्रजातंत्र में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर थे। वाइन वगैरह उस पर रोक लगा दी और जो नोबल्स थे उनका हस्तक्षेप पॉलिटिक्स में धीरे धीरे खत्म कर दिया। दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। स्पाइस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे मुनैया बोलते हैं, मुनैया। और क्या था? मार्केट सिस्टम को रेगुलेट किया। हर किसी की अलग अलग मार्केट कर दी। ग्रेन्स की अलग मार्केट कर दी, वहीं जो क्लॉथ की मार्केट अलग कर दी, वहीं जो कैटल्स वगैरह, जो स्लेव्स या जो पशु पक्षी जो बेचे जाते थे वो मार्केट अलग हो गई। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी बनाई, जैसे शहनाई मंडी और सराय अदल। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी। और मुझे ये बताना, इसने किसको टाइटल दिया था तूती अ हिंद का? तूती ए हिंद का टाइटल किसको दिया था? ये ऑप्शन में मेरे को बताना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, कमेंट में मुझको इसका आंसर करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू स्थविरवदिन्स एंड महासंघिकास? किस बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म को स्थविरवादियों और महासंघिकों में विभाजित किया गया था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ? तो पहले चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जान लेते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 483 बीसी में। इसको करवाया किसने था? इसको करवाया था अजात शत्रु ने। और ये कहां हुई थी? ये हुई थी राजगृह। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे महाकश्यप। अब इस काउंसिल में क्या हुआ? जो त्रिपिटक हैं उनमें से जो दो इंपॉर्टेंट बुक हैं, आपका विनय पिटक और दूसरी आपकी सूत पिटक, उनका कंपाइलेशन हुआ था फर्स्ट काउंसिल में। सेकेंड बुद्ध काउंसिल कब हुई? सेकेंड बुद्ध काउंसिल हुई थी 383 बीसी में। इसको किसने करवाया था? इसको करवाया था काला अशोक ने। काला अशोक। ये अजात शत्रु हरिणका डायनेस्टी के थे, काला अशोक शिशुनाग डायनेस्टी से थे। काला अशोक ने कहा करवाई थी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? ये कराई थी वैशाली में।
और इस काउंसिल ये जो हुई थी, इसके चेयरमैन कौन थे? ये थे सबकामी। कौन थे? सबकामी। इसके दौरान बुद्धिज्म सेक्ट दो भागों में विभाजित हुआ। एक थे स्थाविरवदिन और दूसरे थे महासंघिका। महासंघिका। अब ये क्यों हुआ था? ये जो महासंघिका थे, ये विनय पिटक में जो नए रूल्स थे उनको ऐड नहीं करना चाहते थे और ये मेजॉरिटी में थे। और वहीं ये जो स्थविरावदिन थे, ये विनय पिटक में नए रूल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। अगली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? अगली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 250 बीसी और ये किसने करवाई? ये करवाई थी अशोका ने। ये कहां पर हुई? ये हुई पाटलिपुत्र में। और इस टाइम जो चेयरमैन थे वो कौन थे? इस टाइम चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तीसा। मोगलीपुत्र तीसा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्यों हुआ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ। कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में। और लास्ट है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो 78 एडी में हुई। ये करवाई थी कनिष्क ने। कुषाण वंश के जो रूलर थे कनिष्क, उन्होंने करवाई थी। और ये हुई कहां थी? ये हुई थी कश्मीर में। इसके चेयरमैन थे वाशुमित्र। और इसके दौरान जो बुद्धिज्म है वो दो सेक्ट में डिवाइड हुआ, एक हीनयान और दूसरे महायान। जो ये जो हीनयान सेक्ट है, ये बुद्धिज्म की टीचिंग को फॉलो करते थे। ये आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं रखते थे। वहीं ये जो महायान सेक्ट फॉलो करने वाले, ये बुद्धा को फॉलो करते थे और ये जो आइडल वर्शिप वगैरह करते थे। तो दो सेक्ट में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट में क्या हुआ? फर्स्ट में विनय पिटक और सूत पिटक का कंपाइलेशन हुआ। थर्ड में क्या हुआ? थर्ड काउंसिल के दौरान जो तीसरी पिटक थी, अभिधम पिटक, उसका पाली लैंग्वेज में कंपाइलेशन हुआ। फोर्थ काउंसिल में हीनायान बना और एक महायान बना। दो सेक्ट में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया। सेकेंड काउंसिल में हुआ था, बुद्धिज्म डिवाइड हुआ था स्थाविरवदिन में और महासंघिका में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। What is it called when the government provides financial assistance to production units to help them sell their products at lower government fixed prices? जब सरकार उत्पादन इकाइयों को अपने उत्पाद कम सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचने में सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो नहीं हो सकता। डिस्काउंट क्या होता है? जब शॉपकीपर अगर कोई चीज 100 रुपए की है और वो उस पर 10 रुपए की छूट करके उसे कम दाम पर बेच देता है, तो वो डिस्काउंट होता है, ना कि गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है। सब्सिडी, चलो इससे पहले ऑप्शन थर्ड देखते हैं। टैक्स रिबेट, कर में छूट की बात हो रही है। यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो रही है, ना कि टैक्स के बारे में कोई बात हो रही है। तो ऑप्शन थर्ड भी नहीं हो सकता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को। क्या होता है? फार्मर को जब वो बुवाई कर रहे होते हैं उसी टाइम पर CACP यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये कमीशन क्या करता है? उस फसल के प्राइस को निर्धारित कर देता है, यानी मूल्य को क्या कर देता है? निर्धारित कर देता है कि इससे कम में ये क्रॉप नहीं बेची जा सकती है। तो क्या होता है कि उस ईयर में मान लो बहुत ही ज्यादा फसल हो गई है, बहुत अच्छा खासा हार्वेस्ट हो गया है, तो फार्मर को अपनी प्रोडक्शन लागत से जो MSP डिसाइड किया गया था CP के द्वारा, उससे नीचे नहीं बेच सकती। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये फार्मर को उनके नुकसान से बचाने के लिए। तो ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, सब्सिडी। सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है। मान लो जो प्रोडक्शन के लिए, कि मान लो कोई प्रोडक्शन हुआ है, अब इस प्रोडक्शन से जो कोई भी गुड्स बना है, यानी जो कोई भी वस्तु बनी है,
उसको कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए या उसे लो प्राइस पर कंज्यूमर को मुहैया कराया जाए, जिससे जो प्रोड्यूसर है उसको भी नुकसान ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, उसी को कहते हैं सब्सिडी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच कौन सा अंतर है। ऑप्शन नंबर 1 फिस्कल डेफिसिट, 2 बजट डेफिसिट, थर्ड रेवेन्यू डेफिसिट या नन ऑफ द अबव। सबसे पहले एक एक करके इनको जानते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। इसमें क्या होता है, जब सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा हो जाता है और इस टोटल रिसीट में से अगर हम एक्सक्लूड कर दें किसको, जो बोरोइंग्स है, यानी जो लोन वगैरह जो भारत आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या कहीं से भी लेता है, उस बोरोइंग्स को हटा दें टोटल रिसीट में से, तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये जब ज्यादा हो जाए टोटल रिसीट से, तो उसे कहते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो भारत की जीडीपी है 100 रुपए और टोटल एक्सपेंडिचर में से जब टोटल रिसीट को घटाया जाता है तो वो रह जाते हैं 10 रुपए, यानी 10 रुपए का हो गया फिस्कल डेफिसिट। तो जो परसेंटेज होता है फिस्कल डेफिसिट का वो कितना निकल के आया, तो वो निकल के आया 10% ऑफ जीडीपी। इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट कितना निकल के आया, 10% ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट के रिगार्डिंग ही 2003 में एक एक्ट लाया था जिसका नाम था FRBM एक्ट 2003। इसकी फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट जो टारगेट सेट किया था वो था कि फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां मैंने फिस्कल डेफिसिट के बारे में समझा दिया। रिवेन्यू डिफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू डेफिसिट होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाए रिवेन्यू रिसीट से, यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट के बीच के अंतर को बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। और ये जो है ना, ये ऑपरेशनल लॉस को दिखाता है, ये जो रिवेन्यू डेफिसिट है। यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो सैलरी देना और सब्सिडी देना सरकार के द्वारा, ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहीं इंटरेस्ट आना, जो भारत ने किसी को लोन दिया है उस पर, या टैक्स कलेक्शन, ये हो गया रेवेन्यू रिसीट। तो इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। और बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट होता है वही टोटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाता है टोटल रिसीट से, और इस टोटल रिसीट में इंक्लूड है बोरोइंग्स, मतलब ये ब्रॉड सेक्शन की बात कर रहा है, इसे कहते हैं, इस डेफिसिट को बोला जाता है बजट डेफिसिट। तो इसका आंसर भी क्या है, टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, बजट डेफिसिट। और टोटल रेवेन्यू इसमें इंक्लूड क्या होता है, बजट डेफिसिट में बोरोइंग्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल फेस्टिवल। दिवाली, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे। नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? नेशनल फेस्टिवल होते हैं जो नेशन वाइड मनाए जाते हैं, पूरे भारत में मनाए जाते हैं। और ये जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ये हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड होते हैं। अब यहां पर हम वापस आते हैं, दिवाली। दिवाली एक रिलीजियस इवेंट है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है, माइथोलॉजी से रिलेट करता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ये एक नेशनल फेस्टिवल नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, दिवाली एक रिलीजियस फेस्टिवल है, ना कि नेशनल फेस्टिवल। वहीं गांधी जयंती गांधी जी से रिलेटेड है, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, इसलिए गांधी जयंती मनाते हैं, तो ये एक नेशनल फेस्टिवल हो गया। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, ये मनाया जाता है 26 जनवरी को,
इस दिन हमारा संविधान एनफोर्स हुआ था। हमारा संविधान अडॉप्ट कब हुआ था? अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर को। इसे ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, लेकिन एनफोर्स हुआ था रिपब्लिक डे वाले दिन। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आजाद हुआ था। तो ये सब क्या है? ये नेशनल फेस्टिवल्स हैं। तो आंसर आपको मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द हालदा फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस कम्युनिटी? हिमाचल प्रदेश का हालदा त्योहार मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट या पारसी? तो मैं जरा आपको ये पहले फेस्टिवल दिखा देता हूं। ये ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के कौन से रीजन में? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति वाले रीजन में। और जो लाहौलिट कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती है। ये कैसा फेस्टिवल है? ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के दौरान ये देख रहे हो, ये टॉर्च जो है, ये जो लकड़ियां, ये बंडल है, ये होता है सिडार वुड होता है। इसे ही हालदा कहते हैं। इसको जलाया जाता है। ये किस लिए जलाया जाता है? ताकि इविल स्पिरिट को भगाया जा सके। तो इसे कौन सी कम्युनिटी मनाती है? इसको मनाती है बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ये कौन सी कम्युनिटी मनाती है? हिमाचल प्रदेश की बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान आर एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आपको अगर ये नहीं पता है, तो आपको ये तो डेफिनेटली पता होगा। विलायत खान ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं? तो ये रिलेट करते हैं सितार से। यहाँ पर ये आप फिगर देख सकते हैं। ये कौन है? ये आपके हैं बुद्धादित्य मुखर्जी। और ये क्या बजा रहे हैं? ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ये इंस्ट्रूमेंट है सितार। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। सितार से रिलेटेड एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है, पहले है पंडित रविशंकर, उनकी बेटी अनुष्का शंकर, विलायत खान, मुश्ताक अली खान और बुद्धादित्य मुखर्जी। सरोज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट कौन कौन से? तो वो है अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और बुद्धदेव दास गुप्ता। बुद्धदेव दास गुप्ता। संतूर के इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट कौन कौन से? सबसे पहला नाम आता है, संतूर को बोला जाता है 100 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है? 100 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। और इससे रिलेटेड कौन कौन से एक्सपोनेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है शिव कुमार शर्मा, दूसरे हैं भजन सोपुरी, उल्लास बापट और तरुण भट्टाचार्य। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान और मुश्ताक अली खान किससे एसोसिएटेड है? तो वो सितार से एसोसिएटेड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन है ए बिहू, बी गरबा, सी जवारा और डी धिमसा। बिहू, बिहू के बारे में मैंने आपको बताया। बिहू सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? तो बिहू सेलिब्रेट किया जाता है असम में। और बिहू 3 टाइप का होता है। 3 बार ये 3 तरीके से मनाया जाता है। सबसे पहला है बोहाग बिहू, इसे कहते हैं हम रोंगाली बिहू। ये है न्यू ईयर फेस्टिवल। ये मनाया कब जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार अप्रैल में न्यू ईयर आता है, तो ये तब मनाया जाता है। दूसरा है कटी बिहू और इसी को ही बोलते हैं कोंगाली बिहू। और ये मनाया कब जाता है? अक्टूबर में। और ये किस लिए मनाया जाता है? ये दिया जलाया जाता है, ये सोइंग, इस टाइम पर फसल बोई जाती है। नेक्स्ट है माघ बिहू और इसी को ही कहते हैं भोगाली बिहू। और भोगाली बिहू मनाते कब हैं? और ये कौन सा फेस्टिवल है? ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल। और ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी में। तो बिहू के बारे में आपको पता लग गया। और कहाँ है? असम में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। गरबा कहाँ मनाया जाता है? गरबा मनाया जाता है गुजरात में। और इससे रिलेटेड और कौन कौन से फेस्टिवल हैं, डांस फेस्टिवल? तो गुजरात में गरबा हो गया, टिप्पणी हो गया, विंशुदा हो गया, डांडिया हो गया। जवारा, जवारा मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांस फेस्टिवल हैं वो मुझे बताना। वैसे एक दो के नाम मैं बता देता हूँ। एम से मध्य प्रदेश, एम से मार्च, मटकी, फूलपत्ती, भगोरिया, जवारा। जवारा एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है।
तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, ना 2 है, तो इसका आंसर एक ही बचा, वो है ऑप्शन नंबर 4 ढीमसा। ये तेलंगाना में भी मनाया जाता है, ये देखो यहाँ पर ये फिगर देखो। वैसे यहाँ पर फीमेल्स हैं, इसको मेल्स भी मनाते हैं। ये ऐसे ग्रुप में इकट्ठे होकर 12-15 लोग ऐसे ग्रुप में इकट्ठे होकर घूम घूम कर डांस करते हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल हो गया? ढीमसा। और कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आंध्र प्रदेश के न्यू ईयर फेस्टिवल को क्या बोला जाता है? ये मेरे को बता देना ऑप्शन में। बार बार ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऑप्शन नहीं, कमेंट में। तो कमेंट में आंसर करना, आंध्र प्रदेश के न्यू ईयर फेस्टिवल को क्या कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग नोवेलिस्ट हैज रिटन अ सुटेबल बॉय? निम्नलिखित उपन्यासकारों में किसने अ सुटेबल बॉय लिखा है? किसकी ये किताब है अ सुटेबल बॉय? तो इस बुक को मैं दिखा देता हूं, ये रही बुक। अब देखो बुक का फ्रंट पेज या फ्रंट जो फ्रेम है उसको देखकर ही समझ आ गया होगा ये किसकी किताब है, विक्रम सेठ की। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, विक्रम सेठ की बुक है अ सुटेबल बॉय। और विक्रम सेठ की और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जान लेते हैं, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो एक बुक तो मैंने बताई दी, अ सुटेबल बॉय, और दूसरी टू लाइव्स, समर रेक्विम्स हो गई, समर रेक्विम्स। और एक मैंने आपको बताई दिया सुटेबल बॉय। अरविंद अडिगा की सबसे इंपॉर्टेंट बुक का नाम है द व्हाइट टाइगर। नेटफ्लिक्स पर इससे रिलेटेड एक मूवी भी है, द व्हाइट टाइगर। और कौन कौन सी है? लास्ट मैन इन द टावर, लास्ट मैन इन द टावर, सिलेक्शन डेज, एमनेस्टी, एमनेस्टी। ये किसकी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई? ये अरविंद अडिगा की। सबसे इंपॉर्टेंट है द व्हाइट टाइगर, ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछी गई है, द व्हाइट टाइगर। अरुंधति रॉय की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं? तो अरुंधति रॉय की बुक्स हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और कौन सी हो गई? आजादी, और द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगले हैं चेतन भगत। चेतन भगत की इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम बता देता हूं। पहली है 5 पॉइंट समवन, टू स्टेट, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, और वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल। तो ये मैंने सभी ऑथर्स की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बता दी। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 2, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की बुक का नाम क्या है? अ सुटेबल बॉय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग कप या ट्रॉफीज इज रिलेटेड टू हॉकी? निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? थॉमस कप, थॉमस कप रिलेटेड है बैडमिंटन से। वहीं थॉमस कप को मेल टीम खेलती है। ऊबर कप, ऊबर कप भी आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, और ऊबर कप में जो पार्टिसिपेट करती हैं वो कौन पार्टिसिपेट करती हैं? विमेन पार्टिसिपेट करती हैं ऊबर कप में। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, एशेज कप, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब रिलेटेड है क्रिकेट से। अगला है आगा खां कप। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हॉकी किससे रिलेटेड है? आगा खां कप से। और डेविस कप, डेविस टेनिस, डेविस टेनिस, तो ये किससे रिलेटेड है? टेनिस से। तो ये किससे रिलेटेड है? टेनिस से। डेविस कप किससे रिलेटेड है? टेनिस से। तो यहाँ पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस हो गया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपकी लर्निंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐड हुए होंगे। तो ऐसे ही शानदार एनालिसिस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनको दिल से धन्यवाद, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। शेयर करोगे तो इस चैनल की रीच बढ़ेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली शानदार वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।